डिफरेंशिएशन और स्ट्रेटिफिकेशन, जिसको आप कहते हैं अंतर, अर्थात जो अंतर है और जो स्तरीकरण है उसमें क्या डिफरेंस है, यही हम लोगों ने पिछले टर्न पे समझा था। और काफी एक टर्न ही हमने दिया कि कम से कम आपको डिफरेंशिएशन और स्ट्रेटिफिकेशन में बेसिक डिफरेंस पता हो जाए, क्योंकि जब हम स्ट्रेटिफिकेशन की आगे बात करेंगे इसमें बातें आएंगी इनइक्वलिटीज की, असमानताओं की। इट मे बी ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, इट मे बी ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी, इट मे बी ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल पावर, और इट मे बी ऑन द बेसिस ऑफ आवर कास्ट सिस्टम। तमाम तरह के आधार पर हमारे समाज में असमानताएं दिखाई देती हैं। और ये जो असमानताओं का कारक है, देखिए टालकट पार्सन फंक्शनलिज्म, हम इसकी कुछ थियरी की भी चर्चा करेंगे। उसमें टालकट पार्सन जब फंक्शनलिज्म की बात करते हैं तो फंक्शनलिज्म में ये भी कहते हैं कि स्ट्रेटिफिकेशन जरूरी है। यदि स्ट्रेटिफिकेशन नहीं होगा तो सोसाइटी में जो डिवीजन ऑफ लेबर है उसके आधार पे किसी प्रकार का रिवार्ड या पनिशमेंट की व्यवस्थाएं नहीं होंगी। खैर वो जब हम चर्चा करेंगे उस पर तो हम लोग थियरी में बात करेंगे। आज हम लोग इसकी देखेंगे कि कौन कौन सी डेफिनेशंस हैं, किन किन समाजशास्त्रियों ने इसको कैसे डिफाइन किया है, कैसे इसको परिभाषित करने की कोशिश की है, और मेनली ये कैसे ओरिजिनेट होता है, कितने रूपों में हमको ये सामाजिक स्तरीकरण दिखाई दे सकता है। और फिर उस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि इसकी कौन कौन सी थियरीज हैं, और कुछ करेक्टरिस्टिक्स पे आज हम लोग बात करेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा होगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। मेनली वी विल डील अबाउट द definition, origin, forms and characteristics। जब डेफिनेशन की बात करी जाए, आप लोग इसके पहले भी ऑकबर्न और निमकाफ का नाम सुने होंगे। जब हम लोग पढ़ रहे थे कल्चरल लैग की थियरी, जब हम लोगों ने सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत पढ़ा था कि जो भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति का जो विकास का क्रम है, इस भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति के बीच की जो खाई है, जो अंतर है, उसको इन्होंने सांस्कृतिक विलंबना का नाम दिया था। उसको आप लोग अच्छे से जानते हैं। इन्होंने सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को भी डिफाइन करने की कोशिश की है ऑकबर्न और निमकाफ ने। ये कहते हैं कि द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स आर रैंक्ड, रैंक मतलब क्रम में लगाना। जैसे आप लोगों के अगर एंट्रेंस हुए होते तो एंट्रेंस में, या मान लीजिए आप लोगों के जो बीएड के मार्क्स थे तो जिसका सबसे ज्यादा मार्क्स उसको सबसे ऊपर, उससे नीचे वाले को उससे नीचे, उसके नीचे वाले को उससे नीचे, ऐसे करके जब हम एक क्रम निर्धारित करते हैं, तो जैसे हम मार्क्स के क्रम निर्धारित करते हैं अपने, चाहे एंट्रेंस के मार्क्स को या फिर हमारे एकेडमिक अचीवमेंट के मार्क्स को, सिमिलरली आगवन नेमकॉफ कहते हैं कि द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स आर रैंक्ड इन मोर और लेस एंड्योरिंग हायरार्की ऑफ स्टेटस इज नोन एज स्ट्रेटिफिकेशन। ये समाज में जो प्रतिष्ठा है, हमारी पद प्रतिष्ठा आप कह लीजिए, उसकी जो एक सोपानवत क्रम बना हुआ है। जैसे सीढ़ी होती है, हम सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ते जाते हैं, वैसे ही निमकाप कहते हैं कि समाज में, ऑकबर्न और निमकाप का ये मानना है कि समाज में जो हमारे पद प्रतिष्ठा है, सोसाइटी में हर व्यक्ति की अपनी अलग पद और प्रतिष्ठा सब लोग लेकर के जीते हैं। तो इसका जो एक क्रम, एक हायरार्की बनी हुई है, सबसे नीचे फिर उनसे ऊपर, फिर उनसे ऊपर, फिर उनसे ऊपर, ऐसे करते करते ये जो सोपान बने हुए हैं, जो स्टेप्स बने हुए हैं, उसी को व्यक्तियों के या समूह के जो इस तरह के स्टेप्स बनते हैं, जो हायरार्की बनती है, उसको कहते हैं कि वही स्ट्रेटिफिकेशन है। जैसे हमने पहले भी आपसे चर्चा किया, मीनिंग जब हम आपसे बात कर रहे थे तो हमने आपसे बताया था कि जो स्ट्रेटिफिकेशन शब्द यदि बात करी जाए तो ये भूगर्भ शास्त्र से लिया गया है ना। जो हम अगर अर्थ का अगर ट्रांसफर सेक्शन काटें, टीएस अगर हम काटें अर्थ का, तो आपको सबसे ऊपर भूपर पट्टी, जिसको कहते हैं क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर कोर, ऐसे जो तीन स्ट्रेटा दिखाई देते हैं। सिमिलरली यहाँ पर व्यक्तियों के और व्यक्तियों से बने हुए समूहों के अलग अलग स्ट्रेटा बने हुए हैं, अलग अलग स्तर बने हुए हैं, और इन्हीं स्तरों की क्रम
जिसमें ऊंचता नीचता, मतलब ऊंच, उससे ऊंचा, उससे ऊंचा, उससे ऊंचा, ये जो क्रम बना हुआ है, जो सोपानवत आर्डर बना हुआ है, उसको उन्होंने कहा कि स्ट्रेटिफिकेशन है। जैसे आप अगर एजुकेशन में, अगर हम स्ट्रेटिफिकेशन की बात करें एजुकेशन सेक्टर में, तो कोई एक विद्यालय है, उस विद्यालय में अगर मान लीजिए आप दो तरह से डिवाइड कर, मान लीजिए विश्वविद्यालय है, और विश्वविद्यालय में पूरे जितने भी मान लीजिए कर्मचारी हैं, उन सारे कर्मचारियों को यदि आप दो भाग में बांटें, एक को कहें शैक्षणिक कर्मचारी और दूसरे को कहें गैर शैक्षणिक कर्मचारी, तो शैक्षणिक कर्मचारियों की एक अलग हायरार्की है और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की एक अलग हायरार्की है। उनका जो क्रम है, ऑर्डर है, वो अलग अलग तरीके से बना हुआ है। जैसे अगर हम की एकेडमिक्स की बात करें, टीचिंग स्टाफ की बात करें, तो सबसे टॉप मोस्ट पे, चाहे वो एकेडमिक हेड की तरीके देखा जाए या एडमिनिस्ट्रेटिव हेड की तरह देखा जाए, विश्वविद्यालय में सबसे टॉप मोस्ट जो अथॉरिटी होती है वो होती है वाइस चांसलर, है ना। फंक्शनिंग की अगर हम बात करें, हालांकि उनसे भी ऊपर आपको पता होगा कि विश्वविद्यालय से भी वाइस चांसलर या कुलपति के ऊपर भी आपको पता है कि चांसलर होते हैं, है ना, जिनको कुलाधिपति कहते हैं। और उनके भी ऊपर आप देखते हैं कि जितने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर उनके ऊपर विजिटर हैं, जो एक्स ऑफिसियो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। और कहीं कहीं पे किसी किसी जगह पे रेक्टर के भी पद हैं, जिसे टॉप मोस्ट अगर अथॉरिटी आप बनाइए, अगर मान लीजिए आप फंक्शनिंग को ना लेकर के, अगर पद के हिसाब से, आप स्टेटस के हिसाब से यदि आप हायरार्की बनाएंगे विश्वविद्यालय के लिए, तो सबसे टॉप पे जो बैठा होगा वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विद द कैपेसिटी ऑफ विजिटर। उनके नीचे किसी किसी विश्वविद्यालयों में रेक्टर की पोस्ट है, जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं, वो एक्स ऑफिसियो रेक्टर होते हैं। उनके नीचे दूसरा क्रम अगर आप स्टेटा ले आइए, तो उस स्टेटा पे चांसलर हैं, जिनको आप कुलाधिपति कहते हैं। उनके नीचे अगर आप आइए तो वाइस चांसलर हैं, जिनको आप कुलपति कहते हैं। उनके नीचे अगर आप आइए तो किसी किसी विश्वविद्यालय में प्रो वाइस चांसलर या उप कुलपति के भी पद होते हैं। तो ये तो एक हेड्स की अगर बात करी जाए तो ये हेड्स की हायरार्की है। लेकिन फंक्शनलिटी जो है, जैसे एजुकेटिव काउंसिल है, कार्यकारिणी परिषद, तो कार्यकारिणी परिषद के अंतर्गत जो उसका चेयरपर्सन होता है वो वाइस चांसलर होता है। तो फंक्शनिंग हेड की तरीके वाइस चांसलर होते हैं, और वाइस चांसलर के अंडर जितने भी आपके फैकल्टीज हैं या स्कूल्स हैं, उसके डीन्स, उनके डीन्स के नीचे जो होते हैं वो हेड्स होते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स। जैसे डॉक्टर रश्मि जैन मैडम है, तो हम लोगों का जो स्कूल है वो स्कूल ऑफ एजुकेशनल स्टडीज है, या उसका नाम स्कूल ऑफ एजुकेशन हुआ। इस स्कूल ऑफ एजुकेशन में 4 डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एडल्ट एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन और डिपार्टमेंट ऑफ योगा एजुकेशन, ये 4 डिपार्टमेंट्स के हेड, और इन हेड्स के अंडर में काम करने वाले प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ये एक हायरार्की बनती है आपकी एकेडमिक, जो एक सीरीज समझ लीजिए, एक रैंक समझ लीजिए, जो एकेडमिक्स की है, टीचिंग की है। नॉन टीचिंग में यदि आप जाएंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड की तरीके वाइस चांसलर, उनके नीचे काम करने वाले कुल सचिव, जिनको आप कहते हैं रजिस्ट्रार, उनके नीचे काम करने वाले डिप्टी रजिस्ट्रार, उनके नीचे काम करने वाले असिस्टेंट रजिस्ट्रार, उनके नीचे काम करने वाले आप कह सकते हैं सेक्शन ऑफिसर्स, उनके नीचे काम करने वाले अपर डिविजनल क्लर्क, उनके नीचे काम करने वाले लोअर डिविजनल क्लर्क, उनके नीचे काम करने वाले बाकी स्टाफ, आप मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात कर लीजिए। तो ये आपका नॉन टीचिंग स्टाफ की तरीके। तो ये जो हायरार्की बनी हुई है, ये क्या है, अलग अलग स्ट्रेटा है। चाहे आप विश्वविद्यालय में टीचिंग स्टाफ को लीजिए, नॉन टीचिंग स्टाफ को लीजिए, हर जगह यहाँ पर हायरार्की बनी हुई है। और इसी हायरार्की को चाहे इंडिविजुअल की तरीके देखिए या ग्रुप्स की तरीके देखिए, ऐसे ही विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों में भी हायरार्की है। भाई आपके यहाँ 4 प्रकार के, किसी किसी विश्वविद्यालय में 4 प्रकार के प्रोग्राम्स हैं। सबसे टॉप मोस्ट पे मान लीजिए आप अगर पीएचडी को रखते हैं, फिर एमफिल को रखते हैं, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन को रखते हैं, फिर अंडर ग्रेजुएशन को रखते हैं, तो इस तरह से 4 हायरार्की है।
अगर इससे भी ऊपर जाएंगे तो डीएससी है, डिलीट है। इस तरह की जो हायरार्की बनी हुई है वो आपके स्टूडेंट्स के लेवल पे या लर्नर के लेवल पे भी हायरार्की बनी हुई है। ग्रुप्स के लेवल पे भी हायरार्की बन सकती है, समूहों के आधार पर। तो निमकाफ और अकबर का ये कहना था कि ये जो सोसाइटी में जो व्यक्तियों के या व्यक्तियों के समूहों के जो क्रम निर्धारित किए गए हैं, जिसमें कुछ डिफरेंसेस हैं, ऊंचता नीचता का जो भाव है, इसी स्टेटस को कहते हैं कि वो हमारा स्ट्रेटिफिकेशन है, स्तरीकरण उन्होंने इसको कहा है। हेलो, आवाज आ रही है? ऐसे आ रही है। यस सर। तो ये एक स्ट्रेटिफिकेशन की बात करी अकबर ने काब में। एक दूसरी डेफिनेशन है लुंडबर्ग की। ये कहते हैं कि स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी इज वन मार्क्ड बाय इनइक्वलिटीज। देखिए यहां पर इनइक्वलिटीज के भाव को नहीं लिया गया। अकबर सिंपली कहते हैं, हालांकि इसी हायरार्की की वजह से ही असमानता है। जो हमारी सोसाइटी में असमानता की आप बात करते हैं किसी भी स्तर पे, जेंडर लेवल पे, कास्ट लेवल पे, क्रीड लेवल पे, या लैंग्वेजेस की सुपेरियरिटी इन्फेरियरिटी या चीजों को लेते हैं, ये हायरार्की की वजह से ही इनइक्वलिटी काज होती है। तो लंडबर्ग की कहने की डेफिनेशन है कि स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी इज वन मार्क्ड बाय इनइक्वलिटी बाय डिफरेंसेस अमंग पीपल दैट आर इवेल्युएटेड बाय देम एज बीइंग लोअर और हायर। ये जो हायरार्की की आप बात कर रहे हैं अकबर निमकाफ, हायरार्की का मतलब क्या हुआ? अगर हायरार्की में कई सोपान हैं, कई स्ट्रेटा हैं, कई स्तर हैं, तो निश्चित रूप से उसमें कोई एक स्तर अपने ऊपर वाले स्तर से नीचे होगा और अपने नीचे वाले स्तर से ऊंचा होगा। तो ये जो लोअर और हायर का जो ये आप उसको इवेल्युएट कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं कि अमुक व्यक्ति जो है वो लोअर कैटेगरी, जैसे हम कहते हैं कि लोअर डिविजनल क्लर्क, तो लोअर डिविजनल क्लर्क नो डाउट सेक्शन ऑफिसर या अपर डिविजनल क्लर्क से लोअर होगा, लेकिन जो मल्टीटास्किंग स्टाफ होगा उससे ऊपर होगा। तो हर स्ट्रेटा का, हर स्तर का अपने अपने जो उनका समूह है, उस समूह में वहां पे उच्चता और निम्नता का भाव है, और ये इवेलुएट किया गया है, इसको मूल्यांकित किया गया है। और यही डिफरेंसेस जो हायर और लोअर का जो इवेल्युएशन है, वो हो सकता है कोई व्यक्ति कर रहा हो या सोसाइटी आपकी खुद कर रही हो। ये जो उच्चता और निम्नता का जो भाव है, ये जो उच्चता निम्नता का जो मूल्यांकन है, यही सोसाइटी में अंतर असमानता को काज करता है। और इवन देखिए आप, यदि आप अगर, जैसे हम बार बार आपको कास्ट सिस्टम की तरफ ले जाते हैं, है ना, सोसाइटी में इतना टारगेट पर्सन का जब पहली बार हमने सिद्धांत पढ़ा तो इतना अप्रोप्रिएट उनका एग्जाम्पल लगा कास्ट सिस्टम का, खासतौर से इंडियन सोसाइटी में, कि उसको आप किसी भी थियोरी पे आप अगर चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल लें, हर कास्ट में भी, जैसे मान लीजिए आप चार अगर वर्ण की व्यवस्था, चार वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की, तो इन चार वर्णों में भी ऊंचता नीचता का भाव है। अब जैसे मान लीजिए ब्राह्मण वर्ग है, तो ब्राह्मण वर्ग में दो तरह की कैटेगरीज, एक कहते हैं कानकुब्ज और एक कहते हैं सरयू पाणी। अब ये सरयू पाणी और कानकुब्ज के बीच लड़ाई है कि वो कहते हैं हम उच्च, वो कहते हैं हम उच्च। वो कहते हैं कि रावण के मृत्यु में आपने भोजन कर लिया तो आप ऐसे हो गए, हमने भोजन नहीं किया तो आप ऐसे हो गए। अच्छा, अब उसमें भी सरयू पाणी और कानकुब्ज की बात करें तो उसमें भी हायरार्की है। वो कहते हैं कि आप 3 वाले हो, कि 13 वाले हो, कि 1.25 लाख वाले हो। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण में केवल ब्राह्मण की बात, अब उसमें कुछ का, जैसे अब कहते हैं मिश्रा, पांडे, ऐसे कुछ को कहते हैं कि ये तीन तीन जो गोत्र वाले हैं ये उच्च हैं, तो वो कहते हैं कि 3 वाले हैं। कुछ 13 वालों को लेकर के चलते हैं, बाकी इन 3 को छोड़ के 13 वाले गोत्र होते हैं, और कुछ 1.25 लाख वाले गोत्रों के, जिसमें उपाध्याय और त्रिवेदी चतुर्वेदी सब रखते हैं। तो ये अपने एक वर्ण व्यवस्था में, एक जाति व्यवस्था में भी हायरार्की बनी हुई है। सिमिलरली आप यदि क्षत्रिय में अगर चले जाइए तो क्षत्रिय में अलग प्रकार के वहां पे डिस्क्रिमिनेशन हैं। वहां पे भी कोई कहता है कि उसमें राजपूत में भी, उसमें कुछ लोग कहते हैं कि उसमें भी कई तरह के हायरार्की है। उसी तरह से वैश्य में भी देखिए तो उसमें भी हायरार्की है, शूद्र में देखिए तो उसमें भी हायरार्की है। वो कहेंगे कि तुम
हमसे नीचे हो, मतलब हर जाति की जो एक ग्रुप है, जो समूह है, वो अपने को दूसरे से श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश करता है। और ये जो स्ट्रेटिफिकेशन है आपके एक कास्ट में भी, सब स्ट्रेटिफिकेशन, आपको स्ट्रेटिफिकेशन में सब स्ट्रेटिफिकेशन, सब स्ट्रेटिफिकेशन में सब सब स्ट्रेटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। तो ये इनइक्वालिटीज को काज करता है। ऐसा नहीं कि केवल ब्राह्मण में ही, क्षत्रिय में भी है तमाम तरह के। आप अगर देखिए तो उसमें भी कुछ, जैसे कुछ लोग राय होते हैं तो कुछ कहते हैं कि आप ब्राह्मण राय हैं कि आप ठाकुर राय हैं, है ना। उसी तरह से अगर आप व्यावसायिक वर्ग में देखिए तो व्यावसायिक वर्ग में अलग तरह का हायरार्की चलता है, पैसे के आधार पे या व्यवसाय के आधार पे, सेवा के आधार पे एक अलग प्रकार की हायरार्की बनी हुई है। तो ये हायरार्की जो बनी हुई है, ये इनइक्वालिटी का मेन काज हमारी सोसाइटी में है, खासतौर से इंडियन सोसाइटी की अगर बात किया जाए। एक और डिफिनीशन है गिसबर्ड की, कि थोड़ा इलेबोरेटेड वे में कहते हैं कि यहाँ पर जो उच्चता निचता के, सुपेरियरिटी और सबऑर्डिनेट की जो बात वो कर, जिसमें लोअर और अपर की बात की थी लंडबर्ग ने, ये कहते हैं कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज द डिवीजन ऑफ सोसाइटी, यह समाज का ही विभाजन है। किसमें? इनटू परमानेंट ग्रुप्स ऑफ कैटेगरीज linked with each other by the relationship of superiority and subordination। ये हमारे समाज में विभाजन पैदा करता है, समाज को विभाजित करता है। सामाजिक स्तरीकरण समाज का ही विभाजन है, जिसमें कुछ अपेक्षाकृत स्थायी समूह या वर्ग बनते हैं जो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में। ऐसा नहीं कि केवल ब्राह्मण में हम 3, 13, 1.25 लाख की बात करें तो वो अपने आप में पूर्ण है। कहीं न कहीं ब्राह्मण वर्ण का संबंध क्षत्रिय वर्ण से है, ब्राह्मण वर्ण का संबंध व्यापारिक वर्ग या वैश्य वर्ग से है, और ब्राह्मण वर्ग का संबंध कहीं न कहीं शूद्र वर्ण से भी है, और सब आपस में एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। इन सब में आपस में सुपरियरिटी, सबऑर्डिनेट, ब्राह्मण सबसे, अगर वर्ण व्यवस्था में देखिए तो सबसे उच्च स्थान पे अपने रखता है, सबसे निम्न स्थान पे शूद्र वर्ण को रखते हैं। तो गिसबर्ड कहते हैं कि सोसाइटी का ही डिवीजन, जिसमें आप सुपरियरिटी और सबऑर्डिनेट, अधीनस्थता और उच्चस्थता की जो संबंध दिखाई देते हैं आपको, वही सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, समाज को बांटने वाला, जिसमें उच्चता और अधीनस्थता का जो भाव है, जो संबंध है, वही सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, ऐसा गिसबर्ड का मानना है। डेफिनेशन है विलियम्स की, इन्होंने डिफाइन किया है कि द रैंकिंग ऑफ इंडिविजुअल ऑन ए स्केल ऑफ सुपीरियरिटी, इंफीरियरिटी या इक्वेलिटी। जैसे मध्यम वर्ग की आप बात, सुपीरियरिटी में क्या है कि उच्च लोग एक स्तर के हैं। जैसे हम मान लीजिए, अगर वही हम आपको फिर एग्जांपल देंगे HIG, MIG, LIG वाली, तो HIG मतलब सुपीरियरिटी, जो जो इकोनॉमी में सुपीरियर है सोसाइटी में, किसी कॉलोनी में जिनका पे स्केल मीडियम से हायर है, तो वो एक स्ट्रेटा में है, वो सुपीरियरिटी के अंतर्गत उनके अंदर एक एक समानता है, उस स्तर पे बैठे हुए लोगों के बीच एक समानता है। जो MIG वाले हैं उनमें एक प्रकार की समानताएं हैं, और जो LIG वाले हैं उनमें एक प्रकार की समानताएं हैं। तो विलियम्स का मानना है कि द रैंकिंग ऑफ इंडिविजुअल्स ऑन ए स्केल ऑफ सुपीरियरिटी, इंफीरियरिटी, इक्वलिटी अकॉर्डिंग टू सम कॉमनली एक्सेप्टेड बेसिस ऑफ वैल्यूएशन। ये वैल्यूएशन करने वाला कौन है? आपका समाज वैल्यू। जैसे आपने पैसे के आधार पे कर दिया कि इतना जैसे आप लोगों को पता होगा कि जो लोग अदर बैकवर्ड कास्ट में आते होंगे उनको पता है कि एक उसमें 2 तरह के चलते हैं, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। ये जब मंडल कमीशन बना तो उन्होंने कहा कि शुरुआती दौर में 2 लाख था, फिर बढ़ के 6 लाख हुआ, अब उसके और बढ़ाने की बात की जा रही है। वो कॉमनली एक्सेप्टेड बेसिस पे वैल्यूएशन करता है समाज, जिसको सब लोग स्वीकार करते हैं। जैसे हम क्या कह रहे हैं, जैसे मैंने कहा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो वर्ण व्यवस्था है, तत्कालीन वर्ण व्यवस्था को उस समाज के सभी लोगों ने स्वीकार किया था, और कहीं ना कहीं इस कास्ट सिस्टम को हम भी स्वीकार कर रहे हैं। ये कास्ट सिस्टम क्यों फॉलो क्यों हो रहा है? क्योंकि हम स्वीकार कर रहे हैं। तो एक संबंध आता है ना, कहते हैं कि रोटी बेटी का संबंध। आजकल के सोसाइटी में क्या है कि रोटी का संबंध तो है ना, धीरे धीरे हो रहा है भी नहीं कह सकते आप, रोटी का संबंध धीरे धीरे हो रहा है।
लेकिन समाज की ये सारी जो असमानताएं हैं, ये जो हायरार्की सुपीरियरिटी और सबऑर्डिनेशंस की जो बातें कर रहे हैं, ये समाजशास्त्री मानते हैं कि ये तब मिनिमम होगा जब समाज के प्रत्येक सदस्य के बीच रोटी बेटी का संबंध होगा। रोटी बेटी का संबंध मतलब क्या हुआ? रोटी का संबंध धीरे धीरे है। आज पहले जमाने में था कि कोई पर्टिकुलर वर्ण के, पर्टिकुलर जाति के लोग किसी खास जाति का छुआ हुआ खाना नहीं खाते थे, उनके घर खाना नहीं खाते थे, ना उनको अपने घर बुला करके खिलाते थे। हमने आपको वो कप वाला गिलास वाला एग्जाम्पल भी दिया था अपने घर की। ये तो धीरे धीरे कम हो रहा है। अब उतनी छुआछूत आप भी अपने अपनी क्लास में देखते होंगे कि आप, हो सकता है आप लोग भी नहीं करते होंगे, या हो सकता है कुछ लोग करते होंगे, वो करते हैं नहीं करते हैं बात अलग है। लेकिन अब सोसाइटी में क्या है कि इसमें कमी आती जा रही है। लेकिन रोटी का संबंध तो है। आज देखिए तमाम राजनेता जो होते हैं वो डोम राजा के घर भोजन करते हैं, तो अनुसूचित जातियों के घर जाकर के भले ही वोट की राजनीति के लिए करते हैं तो क्या से, लेकिन ये रोटी का संबंध धीरे धीरे अब बन रहा है। अब उच्च वर्ग निम्न वर्ग के बीच इस तरह का भेद बहुत बहुत कम भी नहीं कह सकते, लेकिन पहले की तुलना में कम हुआ हुआ है, जहां पर कि आप अब रोटी एक दूसरे के साथ बैठ करके खाना पसंद करते हैं, या दिखाने के लिए ही सही, लेकिन आप खाते हैं। लेकिन बेटी का संबंध अभी भी नहीं। जब बेटी का संबंध, और आपको पता ही है कि होता है ना कि लड़कियों का, कहते हैं कि लड़कियों का कोई जाति नहीं होती है ना, लड़कियों की शादी जहां जिस घर में हो जाती, जिस कास्ट में हो जाती, उस जाति की हो जाती है, पैट्रियार्की है। और हमने बताया कि आपके सरनेम भी आपके फादर से आते हैं। तो ये जो बेटी का संबंध जब होगा, जब ब्राह्मण की लड़की का विवाह क्षत्रिय के यहाँ या वैश्य के यहाँ या शूद्र के यहाँ, या शूद्र की बेटी का विवाह किसी ब्राह्मण कुल में या क्षत्रिय कुल में या वैश्य कुल में जब होगा, तो ये जो बेटी और रोटी का संबंध जब स्थापित होगा, तब समाज की बहुत सारी असमानताएं दूर होंगी। फिर भी पूरी तरह से दूर नहीं होंगी, है ना। ये समाज इनइक्वलिटी तो रहेगी ही रहेगी, है ना। जब इंडिविजुअल डिफरेंसेस है तो वो तो रहेगी ही रहेगी, लेकिन एक एक मिनिमम स्तर तक आप ला सकते हैं। तो यही बात जो इन्फीरियरिटी सुपीरियरिटी की जो वैल्यूएशन, ये क्या है, कॉमनली एक्सेप्टेड बेसिस पे वैल्यूएशन किया गया है। ब्राह्मण ने अपने को उच्च समझा तो लोगों ने भी उनको उच्च दर्जा दिया, केवल उनके मानने की वजह से नहीं था। उनके नीचे क्षत्रिय वर्ण को रखा गया तो क्षत्रिय वर्ण ने भी अपने को उनका सबॉर्डिनेट की तरीके एक्सेप्ट किया। तो ये कॉमनली एक्सेप्टेड बेसिस है वैल्यूएशन का, तभी वो आपकी सोसाइटी में विद्यमान है। और अब इसका विरोध हो रहा है। अब जाति के आधार पे लोग नहीं स्वीकार करना चाहते, तमाम तरह के रिवोल्यूशन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इस हिसाब से ये चीजें आगे बदलने वाली हैं। एक और डिफिनीशन है रेमंड और मुरे की, रेमंड एम डब्ल्यू मुरे की। इन्होंने कहा कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज हॉरिजेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी। हॉरिजेंटल, क्षैतिज जिसे आप कहते हैं, क्षैतिज विभाजन है, समाज का क्षैतिज विभाजन है, जिसमें उच्च और निम्न सामाजिक इकाइयां बनती हैं। रेमंड का मानना था कि एक क्षैतिज विभाजन है जिसमें समाज को आप अलग अलग भागों में, कुछ को उच्च कुछ को निम्न आप बना दीजिए, तो उसके हिसाब से सोसाइटी आपकी बंट जाती है, वही सामाजिक स्तरीकरण कहलाता है। एक डिफिनीशन है टमिन की, मेल्विन एम टमिन। इन्होंने कहा कि अरेंजमेंट ऑफ एनी सोशल ग्रुप और सोसाइटी इनटू हायरार्की ऑफ पोजीशंस, स्थिति की सोपानवत व्यवस्था है, दैट आर अनइक्वल विथ रिगार्ड टू पावर, प्रॉपर्टी, सोशल इवेल्युएशन एंड साइकिक ग्रेटिफिकेशन। चार चीजें उन्होंने महत्वपूर्ण बात करी। ये जो हायरार्की किस बेसिस पे बनी हुई है, या जो इनइक्वलिटी है उसका आधार क्या है? पहला आधार, टमिन ने कहा कि पहला आधार पावर है, शक्ति। जिसके पास शक्ति है उसके आधार पर, किसी के पास शक्ति है, किसी के पास शक्ति नहीं है, किसी के पास मीडियम पावर है, तो वो पावर के आधार पे इनइक्वलिटी हायरार्की बनती है या की पोजीशन बनती है। जैसे राजनेता आज की, जैसे कहते हैं ना कि जैसे किसी जमाने में जो ब्राह्मण हुआ करते थे सबसे टॉप मोस्ट पे, जो आज सबसे टॉप मोस्ट पे जुडिशरी है, उनके नीचे जो जो जुडिशरी क्या हो गई, जुडिशरी, जुडिशरी को जस्ट लाइक आ ब्राह्मण मान लीजिए। और जो आपके ये
वर्ग है, जितने भी हाईएस्ट स्पीसीज रख लीजिए, उनको आप कह लीजिए कि वो वैश्य वर्ग है, और बाकी जितने लोग हैं सब शूद्र की स्थिति में। अब वो स्थिति नहीं है कि जन्म के आधार पे। आज की डेट में अगर देखिए तो जुडिशरी जो चीजें निर्धारित करना चाहती है वो चीजों को मतलब वो निर्धारित करने की कोशिश करती है। किसी जमाने में ब्राह्मण किया करते थे, वो आज जुडिशरी करती है। किसी जमाने में जो क्षत्रिय किया करते थे वो आज कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स करते हैं, और जो काम वैश्य किया करते थे वो आज की डेट में अधिकारी वर्ग कर रहा है, और जो सेवा का काम जनता करती, जो सेवा का काम शूद्र किया करते थे वो आज की डेट में आम जनता कर, जिसके पास कोई पावर नहीं है। तो एक उन्होंने कहा कि जो अनइक्वलिटी का जो एक आधार है वो है पावर। दूसरा टर्म इन्होंने कहा कि वो है प्रॉपर्टी। आप प्रॉपर्टी के आधार पे भी हायरकी लोअर की, हायरकी और लोअर और हायर ग्रुप्स यहाँ पे डिवाइड होते हैं प्रॉपर्टी के आधार पे, पैसे के आधार पे। आप कहते हैं उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग। उसी तरह से सोशल इवेल्युएशन, जो सामाजिक मूल्यांकन है, समाज में किसी व्यक्ति का, किसी समूह का, किसी जाति का कैसे मूल्यांकन किया जा रहा है, इसके आधार पर भी आपकी हायरार्की डिसाइड होती है। और चौथा वो कहते हैं साइकिक ग्रेटिफिकेशन, आपका जो मनोचालक स्थितियां जो निर्धारित करती हैं, आप खुद से किसी को समझ ले रहे हैं अपने से उच्च, खुद से अपने से किसी को निम्न समझ ले रहे हैं, तो ये चार आधार टमिन ने बताए जिसके आधार पे सोसाइटी में डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के मूल्यांकन इस तरह से हो रहे हैं कि उसमें हायरार्की, हायर पोजीशन, लोअर पोजीशन, मीडियम पोजीशन यहाँ पर बने हुए हैं। तो इस तरह से ये कुछ समाजशास्त्रियों के डिफिनीशंस हैं। इन डिफिनीशंस के आधार पे हम कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल सकते हैं। जैसे एक कैरेक्टरिस्टिक हम आप कह सकते हैं कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज यूनिवर्सल। अगर आप देखिए सभी जगह, तो वो हर जगह बात कर रहे हैं कि चाहे कोई सा भी समाज में होगा, या तो व्यक्ति होगा या समूह होगा, या तो व्यक्ति होगा या समूह होगा, सभी परिभाषाओं में यही बात कहते हैं। तो समूह व्यक्ति हर जगह है, कोई सी भी सोसाइटी होगी, ओपन सोसाइटी, क्लोज सोसाइटी, अर्बन सोसाइटी, रूरल सोसाइटी, किसी भी मॉडर्न सोसाइटी, एंशियंट सोसाइटी, कोई सी भी सोसाइटी होगी, वहां पर स्ट्रेटिफिकेशन होगा ही होगा। सार्वभौमिक है, सामाजिक स्तरीकरण एक सार्वभौमिक तथ्य है। यह अवश्य, अगर समाज में लोग होंगे, लोगों से बने हुए समूह होंगे, तो निश्चित रूप से वहां पर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होगा। आवाज आ रही है? हेलो? यस। हाँ। दूसरी बात, दूसरा आप कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं इन सारी परिभाषाओं के आधार पे कि स्ट्रेटिफिकेशन इज सोशल। हम टोटल स्ट्रेटिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो स्तरीकरण है, हम उस भू स्तरीकरण की बात नहीं कर रहे, हम भौगोलिक स्तरीकरण की बात नहीं कर रहे, पहाड़ों के स्तरीकरण की बात नहीं कर रहे। हम जिसकी बात कर रहे हैं वो सामाजिक स्तर पर है, सोशल लेवल पे, व्यक्तियों के बीच, समूह के बीच जो ऊंचता और निम्नता का जो भाव है, जो रिलेशनशिप है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो यह समाज में होगा, यह सामाजिक प्रक्रिया के तरीके है या सामाजिक अवधारणा के रूप में आप स्ट्रेटिफिकेशन को देखते हैं। इट इज एंशियंट, एंशियंट इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि हमारा आज जटिल समाज बना हुआ है तभी हमारी स्ट्रेटिफिकेशन आए हैं। सामाजिक स्तरीकरण बहुत प्राचीन समय से है। जैसे हमने पिछली बार आपसे चर्चा कर रहे थे कि हम यदि कहें रामराज, तो रामराज की कल्पना भले करना आप कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि रामराज के समय में किसी प्रकार का स्ट्रेटिफिकेशन नहीं होगा, एकदम इक्वलिटी होगी। जब राज की बात करते हैं तो वहां पे भी कोई ना कोई रूलर होगा, रूल चलाएगा अपना। तो इट इज एंशियंट, यह प्राचीन समय से चलता आ रहा है। जैसे हमारी प्राचीन समाज था, इस प्राचीन समाज से ही हम बात कर रहे हैं, प्राचीनता इसमें ली हुई है। एंड इट इज इन डाइवर्स फॉर्म। जैसे अभी चार आधार आपने टर्निप वाले में देखा, पावर को देखा, प्रॉपर्टी को देखा, सोशल इवेल्युएशन को देखा, और लास्ट में आप कहते हैं कि आपकी साइकिक ग्रेटिफिकेशन जो है, ये चार आधार पे। तो ये तो चार आपको तलिप ने बताया। आप ये इसकी बहुत सारे डाइवर्स फॉर्म आपको, पैसे के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, भाषा के आधार पे, प्रांत के आधार पे, ऐसे बहुत सारे डाइवर्स, क्रीड के आधार पे, उपजातियों के आधार पे। जैसे हमने कहा कि हर जातियों में भी तमाम आपको उप जातियां मिलेंगी, और उसमें भी हायरकी, लोअर की हायरकी और उसमें बनी हुई है आपकी। तो यह डाइवर्स फॉर्म है, बहुत सारे रूप में आपको ये दिखाई देगा।
और लास्ट आप कह सकते हैं कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज कॉन्सिक्वेंशियल। यह परिणामात्मक होगा। जब स्ट्रेटिफिकेशन होगा तो इसका कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे, कोई ना कोई परिणाम आपको दिखाई देगा, जिसको हम कहते हैं सोशल इनइक्वेलिटी की। जब स्ट्रेटिफिकेशन होगा, हमारे समाज में विभिन्न स्ट्रेटा बनेंगे, विभिन्न स्तर बनेंगे, तो स्तर बनने के साथ साथ इसका परिणाम, इसका प्रोडक्ट के रूप में अगर आप कह लीजिए तो एक इसका परिणाम समाज में असमानता आपको दिखाई देगी। और वो एक परिभाषा में आपने देखा भी कि वो इनइक्वालिटी के रूप में परिभाषित ही करते हैं कि स्ट्रेटिफिकेशन इनइक्वालिटी को काज करने वाला प्रमुख कारक है। और निश्चित रूप से जब हायरकी बनेगी कहीं पर, चाहे कास्ट के लेवल पे, क्रीड के लेवल पे या जेंडर लेवल पे, किसी प्रकार की अगर हायरकी बनेगी तो निश्चित रूप से वहां पे किसी न किसी प्रकार की इनइक्वालिटी भी होगी। दो तरह के आप इसके बेसिस बता सकते हैं कि जो स्ट्रेटिफिकेशन है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, इस सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के दो आधार हो सकते हैं। सामाजिक स्तरीकरण के दो आधार हो सकते हैं। एक है बायोलॉजिकल बेसिस पे स्तरीकरण। सामाजिक स्तरीकरण वह जो जैविक आधार पर है। जैविक आधार पर कैसा? जो आपकी, या जो इंडिविजुअल आप कह लीजिए कि इंडिविजुअल के ऊपर जो डिपेंड करता है, या उसके जीन पे, उसके जनरेशन टू जनरेशन के आधार पे जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो करेक्टरिस्टिक्स वो मदर फादर से गेन करता है, उसका आधार बायोलॉजिकल बेसिस है। अर्थात जन्म के आधार पे, उसका जैविकी स्ट्रक्चर के आधार पे जो आधार बनता है सामाजिक स्तरीकरण का, वह एक आधार है। जिसमें आप कह सकते हैं जेंडर, लिंग के आधार पे कैसे यहाँ सर्टिफिकेशन कैसे बन सकता है। तो आप दो तरह के समाज जानते हैं, जिसको आप कहते हैं कि एक पैट्रियार्कल समाज होता है, दूसरा मैट्रियार्कल समाज सोसाइटी कह सकते हैं। जो पैट्रियार्की होती है पितृसत्तात्मक समाज में, पितृसत्तात्मक समाज में जेंडर के आधार पे मेल जेंडर को फीमेल जेंडर से श्रेष्ठ माना जाता है। और जहां पे मातृसत्तात्मक समाज होगा, वहां पर फीमेल जेंडर रूलर की तरीके होगी, और मेल जेंडर जो होगा उनके ऊपर शासन होगा। तो ये जेंडर के आधार पे आप बायोलॉजिकल बेसिस पे आप कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल बेसिस जो एक बना वो आपका जेंडर हो सकता है। दूसरा आप आधार कह सकते हैं कि दूसरा आधार जो आपका है वो है एज, आयु। स्लाइड दिखाई दे रहा है आप लोगों को? तो दूसरा जो आधार है वो दूसरा आधार है एज, या जिसे आप आयु कह लीजिए। ये भी आपके बायोलॉजिकल बेसिस के आधार पे यहाँ भी इनइक्वालिटी है। जनरली जो सोसाइटी में उच्च आयु वाले लोग होते हैं या ज्यादा आयु वाले लोग होते हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ज्यादा देने की कोशिश करते हैं। छोटी आयु के लोगों को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी कम देने की कोशिश करते हैं। तो ये भी एक तरह से सोसाइटी में एज के आधार पे आप इनइक्वालिटी की बात करते हैं। कास्ट के आधार पे, जाति के आधार पे, अभी हमने आपसे एग्जांपल ये किया कि कास्ट के आधार पे कोई पर्टिकुलर वर्ण किसी एक जाति में जन्म लेने की वजह से ही वह श्रेष्ठ हो जाता है। भले ही वो कितना हो निकृष्ट कार्य किया हो, लेकिन उस जाति में जन्म लेने की वजह से उसको एक सुपीरियरिटी ओवर द अदर कास्ट मिल जाती है। उसी तरह से बर्थ है ना, एक तो कास्ट हो गया, कास्ट भी बर्थ पे बेस्ड है। उसी तरह से मान लीजिए किसी पॉलिटिकल पार्टी में किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के आपका जन्म हो गया है, तो बर्थ के आधार पे भी बायोलॉजिकल आप कह सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे फिजिकल इंटेलेक्चुअल स्किल्स जो होते हैं वो आपको बायोलॉजिकल आधार पे मिलते हैं। कुछ लोग बहुत कुशाग्र बुद्धि होते हैं, गिफ्टेड होते हैं। कुछ लोग बहुत ही जैसे मान लीजिए कोई मेंटली रिटार्डेड हो, अपने दैनिक जीवन के कार्य भी ठीक से ना कर पा रहा है, और कोई बहुत स्किल्ड पर्सन हो जो अपने हर काम को बहुत कुशलता के साथ करता हो। तो ये फिजिकल इंटेलेक्चुअल स्किल जो है वो दीज आर द बेसिस ऑफ बायोलॉजी। ये आपकी जननांगिकी के आधार पे, आपकी जैविकी स्ट्रक्चर के आधार पे ही आप इसमें डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, या स्ट्रेटिफिकेशन जो बनता है वो बायोलॉजिकल बेसिस पे बनता है। दूसरा जो आधार है वो सोशियो कल्चर बेसिस, जिसको आप सामाजिक सांस्कृतिक आधार कह सकते हैं, जो समाज द्वारा निर्मित होता है। ये तो आपके जन्म के आधार पे है ना, ये आपने
अपने मदर फादर से जैसे करेक्टरिस्टिक्स आपको मिले, जनरेशन जेनेटिक्स के आधार पे जो आपको करेक्टरिस्टिक्स मिले, उसका आधार बायोलॉजिकल बेसिस आप कह सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे आधार हैं जिसको समाज या संस्कृति बनाती है, उस समाज की स्वीकृति, उस समाज के सभी लोगों का कॉमन जो एक्सेप्टेंस है, उसके आधार पे कुछ स्ट्रेटिफिकेशन बनते हैं, कुछ स्तरीकरण बनते हैं, जिसमें आप कह सकते हैं प्रॉपर्टी। एक है प्रॉपर्टी, समाज में जिसके पास ज्यादा धन होगा, जिसके पास ज्यादा प्रॉपर्टी होगी, बहुत ज्यादा लैंड होगा, बहुत ज्यादा पैसे होंगे, बहुत ज्यादा खेती होगी, तो उसको समाज में वो ऐसे लोगों से सुपीरियर होगा जिनके पास कम खेती होगी या कम पैसे होंगे। तो प्रॉपर्टी के आधार पे सोसाइटी में एक सोशियो कल्चरल बेसिस पे डिफरेंसेस, उसी तरह से वोकेशन के आधार पे भी होता है। जैसे अभी हमने आपको विश्वविद्यालय में जो हायरार्की बताई कि कोई अगर मल्टीटास्किंग स्टाफ है, तो मल्टीटास्किंग स्टाफ को आप सबसे निकृष्ट कहेंगे और सबसे टॉप मोस्ट पे आप विश्वविद्यालय में कुल सचिव को ही रखेंगे, रजिस्ट्रार को ही रखेंगे। तो वोकेशन के आधार पे, या कभी कभी वोकेशन भी अलग अलग होता है। जैसे खेती करने में वो जो लोग खेती करते हैं उनका एग्रीकल्चर वोकेशन है, कुछ लोग नौकरी चाकरी करते हैं, कुछ लोग सरकारी नौकर, कुछ लोग सरकारी नौकर होते हैं, कुछ लोग प्राइवेट नौकर होते हैं। तो जो सरकारी नौकर होते हैं, जो सरकारी सेवा में होते हैं, उनको प्राइवेट सेवा वालों से सोसाइटी में उच्च माना जाता है ना। और जो प्राइवेट सेक्टर में होते हैं, वहां पे उनको निम्न माना जाता है। लेकिन कहीं कहीं इसका उल्टा भी होता है। इंजीनियरिंग में अगर आप देखिए तो इंजीनियरिंग में जिनको प्राइवेट जो कंपनीज हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, वहां पे उनको उच्च मानते हैं, और जो सरकारी नौकरी में होते हैं उनको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता है। या डॉक्टरी प्रोफेशन में अगर कोई, तो कोई सरकारी डॉक्टर है तो वो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकता, तो उसके पास पैसे वैसे नहीं होंगे। लेकिन जो प्राइवेट होगा तो अपना नर्सिंग होम खोल के, ट्रामा सेंटर खोल करके, या अपने क्लिनिक खोल करके वो वोकेशन में आ सकता है। तो वोकेशन के आधार पे भी अलग अलग आपको स्ट्रेटिफिकेशन यहाँ पर दिखाई देते हैं। उसी तरह से रिलीजन के आधार पे भी सामाजिक स्तरीकरण आपको दिखाई देता है। हो सकता है किसी पर्टिकुलर एरिया में, किसी निश्चित क्षेत्र में कोई एक धर्म डोमिनेटिंग हो, है ना, कोई एक धर्म ऐसा हो जो, जैसे भारतवर्ष में ज्यादातर हिंदू लोग हैं तो हिंदू डोमिनेटिंग है, तो यहाँ पर हिंदू धर्म को, हालांकि हमारी जो संविधान इस बात की अलाउ नहीं करती, लेकिन जहां पर लोकतंत्र नहीं है, या जहां पर बहुत ही क्षुद्र लोकतंत्र है, तो वहां पर रिलीजन के आधार पे भी आपको डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेंगे। ऐसे बहुत सारे, जैसे अभी देखिए, अभी हाल ही की घटना आपको अफगानिस्तान में दिखा, वहां पे कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन, वहां से सिख लोगों को अपने गुरु ग्रंथ साहब को कैसे कैसे लेकर के आना पड़ा, है ना। जब तालिबान का शासन हुआ तो लोगों को अपनी धार्मिक आस्था को लगा कि कहीं ना कहीं ठेस हो सकती है, तो लोग वहां से पलायन किए। तो इस तरह से रिलीजन के आधार पर भी, उसमें भी कोई शिया है, कोई सुन्नी है। जैसे मोहम्मदन में, हिंदू धर्म में तमाम तरह के संप्रदाय आपको दिखाई देते हैं, सिख धर्म में भी है, ऐसे हीनयान, महायान, श्वेतांबर, दिगंबर, ऐसे बहुत सारे आपको रिलीजन में भी आपको सुपेरियरिटी आपको देखने को मिलेगी, रिलीजन के आधार पे। और उस रिलीजन के अंदर जो अलग संप्रदाय हैं, उनके आधार पे भी आपको दिखाई देगा। उसी तरह से पॉलिटिकल पावर है, जो रूलिंग पार्टी होती है, वो ऐसी व्यवस्था बनी हुई है कि वो अपने आप को सुपीरियर समझती है ना, जिसका जिसकी सरकार, जैसे आज की डेट में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता होंगे उनसे लोग लगने की कोशिश नहीं करते होंगे, है ना। लेकिन किसी जमाने में अगर किसी दूसरी पार्टी की अगर रूलिंग होगी, तो यदि उसकी गवर्नमेंट होगी, तो हो सकता है उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हाशिए पे रख दिया जाए। तो ये पॉलिटिकल पावर के आधार पे भी आप सोसाइटी में देख सकते हैं। जो रूलिंग पार्टी है वो, तो पॉलिटिकल पावर भी व्यक्ति का यहाँ पर समाज में जो समूह के पास है, वो भी इसका डिस्क्रिमिनेशन। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा से अगर जुड़े होंगे, जैसे आज की डेट में यदि आप भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े होंगे, तो आपके तमाम अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। लेकिन अगर आप उसके अपोजिंग अगर किसी पार्टी से जुड़े होंगे, तो हो सकता है आपको वो अपॉर्चुनिटीज ना मिले। तो ये पॉलिटिकल पावर के आधार पे भी यहाँ पर स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलता है। उसी तरह से इकोनॉमिकल पावर भी है, जहां पर आपके पैतृक संपत्ति कह लीजिए, है ना, प्रॉपर्टी, यहाँ पर तो हो सकता है प्रॉपर्टी लैंड के तरीके लिए, यहाँ इकोनॉमी आपके पास पैसे कितने हैं,
है ना, कितना आपके पास, आपने कितना अर्न किया, चाहे अपने सामर्थ्य से अर्न किया हो या पीढ़ी दर पीढ़ी जो आपको हस्तांतरित किए गए हो, तो इकोनॉमिकल पावर के हिसाब से भी यहाँ पर आपको स्ट्रेटिफिकेशन, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलता है। तो दो मेजर जो आपके सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के आधार हैं, वो एक जैविकीय आधार है, दूसरा सामाजिक सांस्कृतिक आधार है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स को आप ले सकते हैं। कितने रूपों में आपको दिखाई देता है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन? तो एक है उसमें क्लोज स्ट्रेटिफिकेशन, दूसरा है ओपन स्ट्रेटिफिकेशन, जिसको आप कहते हैं बंद स्तरीकरण और मुक्त या खुला स्तरीकरण। जो सामाजिक स्तरीकरण के दो रूप आपको दिखाई देंगे, एक है क्लोज स्ट्रेटिफिकेशन जिसे आप कहते हैं बंद स्तरीकरण, और दूसरा है ओपन स्ट्रेटिफिकेशन या खुला स्तरीकरण। जो बंद स्ट्रेटिफिकेशन है, इसमें आप कह सकते हैं कास्ट सिस्टम। हम आज भी कितना हो बात कर लें, है ना, लेकिन बहुत पढ़े लिखे, बहुत ऊंचे पद पर बैठे हुए व्यक्ति भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो उनके अंदर कास्ट फीलिंग है। वो अपनी कास्ट से देखेंगे कि हमारी कास्ट का कोई अमुक व्यक्ति है, तो उसको वो फीलिंग उनके अंदर है, वो बिना उसके कहे ना चाहते हुए भी उसकी हेल्प करने की या आउट ऑफ द वे जाकर के काम करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्लोज स्ट्रेटिफिकेशन है, जहां पर आज भी हम कास्ट से ऊपर उठने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इतना सारा होने के बावजूद भी कास्ट सिस्टम इतना गहरा पैड बैठाए हुए है हमारी समाज में, हमारी सोसाइटी में, कि हम इस जातिगत व्यवस्था से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। और वो हर हर जाति में है, ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर जाति में ही है, वो सभी जातियों में है। वो ब्राह्मण वर्ण में है, ब्राह्मण जाति में है, क्षत्रिय जाति में है, वैश्य जाति में है, शूद्र जाति में है। हर जाति में आपको ये क्लोज स्ट्रेटिफिकेशन दिखेगा। क्लोज मतलब बंद, मतलब हम बदलने की कोशिश, जैसे आप क्लोज सोसाइटी कह रहे थे कि परिवर्तन को जल्दी स्वीकार नहीं करते, उसी तरह से क्लोज स्ट्रेटिफिकेशन में या बंद स्तरीकरण में हम जल्दी कास्ट को नहीं तोड़ना चाहते, है ना। जैसे तमाम देखिए, हमने जैसे रोटी बेटी का संबंध की बात करी, तो ब्राह्मण ब्राह्मण में ही शादी करने की कोशिश करता है, और वो यही लड़कियों की शादी के लिए लोग उच्च कुल खोजते हैं, है ना। जैसे एक ही वर्ण में कई तरह की जब व्यवस्थाएं हैं, तो वो लड़की की शादी के लिए उच्च कुल खोजते हैं, मतलब अपने से श्रेष्ठ। जैसे हम कह रहे हैं कि जो 1.25 लाख ही ब्राह्मण होंगे, तो वो कहेंगे कि हम हमारी लड़की की शादी 13 गोत्र वाले में हो जाए, या 13 गोत्र की किसी की लड़की अगर हुई तो वो चाहेंगे कि हमको 3 वाले गोत्र की किसी की घर मिल जाए। तो ये एक कास्ट सिस्टम हमारी सोसाइटी में है जो क्लोज स्ट्रेटिफिकेशन को बताता है। उसी तरह से आपका ओपन स्ट्रेटिफिकेशन है, जहां पर आप क्लास सिस्टम को, यहाँ आप नहीं बदल सकते, यहाँ जन्म के आधार पर आप अपनी कास्ट नहीं चेंज कर सकते, है ना। आपका अपना कास्ट नहीं बदल सकता, जिस जाति में आपने जन्म लिया उसी जाति के आप रहेंगे। क्लास सिस्टम ओपन स्ट्रेटिफिकेशन का एग्जाम्पल है, जहां पर आप अपनी क्लास बदल सकते हैं। आज पैसा अर्जित कर लीजिए, खूब मेहनत करिए, करोड़पति बन जाइए, कौन बनेगा करोड़पति खेल करके करोड़पति बन जाइए, और तुरंत से आपका क्लास बदल जाएगा, है ना। या आपके पास बहुत पैसा है, आप बहुत तरह की गलत कामों में लिप्त हो जाइए, सारा पैसा लुटा दीजिए, तो आपका क्लास तुरंत से चेंज हो जाएगा, आप हायर क्लास से मिडिल, मिडिल से लोअर क्लास में आप आ जाएंगे। तो ये दो रूप आपको क्लोज स्ट्रेटिफिकेशन और ओपन स्ट्रेटिफिकेशन दिखाई देगा, जो सोसाइटी में दो बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल, जिसमें आप कास्ट सिस्टम और क्लास सिस्टम को देख सकते हैं। क्लास सिस्टम बधा हुआ है ना, जन्म के आधार पे आपने फिक्स कर दिया कि, और जन्म के आधार पे क्या, बच्चे का कास्ट क्या होगा, या किसी मान लीजिए कोई दो अलग अलग जाति की अगर कपल हैं, कोई ब्राह्मण है कोई शूद्र है, तो उस स्थिति में उनकी जो होने वाली संतान होगी, उस होने वाली संतान की जो जाति होगी वो उसके पिता से जानी जाएगी, है ना। पैट्रियार्कल सोसाइटी में उसके पिता का ही कास्ट उसका कास्ट कहलाएगा। तो ये एक क्लोज स्ट्रेटिफिकेशन है, एक बंद स्तरीकरण है, जहां पर आप अपने कास्ट को नहीं बदल सकते, जन्म के आधार पे है, जिस जन्म में जन्म ले लिया तो आजीवन आप उसी कास्ट में बने रहेंगे। और जो ओपन स्ट्रेटिफिकेशन है, यहाँ पर मुक्त स्तरीकरण है, आप चाहें
तो पैसा या इकोनॉमी को, प्रॉपर्टी को कमा करके या पॉलिटिकल पार्टी की सदस्यता ग्रहण करके अपनी स्टेटस को सोसाइटी में आप बदल सकते हैं। तो ये ओपन स्ट्रेटिफिकेशन का रूप हमको दिखाई देता है। ऐसे ओरिजिनेट होता है, इस पे कुछ समाजशास्त्रियों की अपनी अलग अलग विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा है डेविस की। ये मानते हैं कि जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है ये फंक्शनल नेसेसिटी ऑफ द सोशल सिस्टम है। इनका कैसे ओरिजिनेट होता है, ये फंक्शनल नेसेसिटी मानते हैं। डेविस का कहना है कि किसी भी सामाजिक व्यवस्था की एक प्रकारात्मक आवश्यकता है। समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, समाज की व्यवस्था को चलाने के लिए आपको सामाजिक स्तरीकरण इसी से ओरिजिनेट होता है। सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ही सामाजिक स्तरीकरण बनता है। जैसे तमाम लोगों को आप सुने होंगे, बहुत से लोग जो बहुत पढ़े लिखे नहीं है तो वो ये कहते हैं कि जब सब लोग पढ़ लेंगे तो हमारा काम कौन करेगा, है ना। जो उच्च जाति में बैठे हुए हैं या उच्च वर्ण में जो लोग बैठे हुए हैं उनका ये सोच है कि सरकार सबको पढ़ा रही है तो जब सब लोग पढ़ने लगेंगे तो हमारा काम कौन करेगा। तो इस तरह की विचारधारा को माने कि जो फंक्शनल नेसेसिटी है उस समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, काम को करने के लिए, डेविस का मानना है कि सामाजिक व्यवस्था की यह एक प्रकारात्मक आवश्यकता है जिससे सामाजिक स्तरीकरण बनता है। अगर ये सामाजिक स्तरीकरण नहीं होगा तो आपकी सामाजिक व्यवस्था बदल जाएगी, ऐसा मानना है डेविस का। दूसरा जो मेन थिंकर है सोरोकिन, सोरोकिन का भी एक अपना सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की ओरिजिनेट करने की जो कॉन्सेप्ट है, वो कहते हैं कि डिफरेंस इन एनवायरमेंटल कंडीशंस, वो वातावरणीय परिस्थितियों में जो अंतर है उसकी वजह से स्ट्रेटिफिकेशन को, जैसे हमने पिछली बार चर्चा किया था हमसे भौगोलिक स्थितियों की, तो ये जो भौगोलिक स्थितियां हैं उस भौगोलिक स्थितियों की वजह से सामाजिक स्तरीकरण हमको दिखाई देता है। जो हमारे विभिन्न प्रकार के वातावरणीय दशाएं हैं, कोई पहाड़ों पर रहने वाला है, कोई मैदानी इलाका में रहने वाला है, कोई समुद्र के किनारे रहने वाला है ना, कोई बहुत फेवरेबल कंडीशन में रहता है, कोई अनफेवरेबल कंडीशंस में रहते हैं। तो ये जो डिफरेंसेस हैं इन्वायरमेंटल कंडीशंस की, वातावरणीय परिस्थितियों की, दशाओं की जो अंतर है, इस अंतर की वजह से सोरोकिन मानते हैं कि उससे सामाजिक स्तरीकरण जन्म लेता है। कार्ल मार्क्स सोशल फैक्टर्स को मानते हैं, सामाजिक कारकों को, है ना, जिसमें आप लोग जानते हैं बुर्जुआ समाज और सर्वहारा समाज के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति है, ये सामाजिक फैक्टर है, सामाजिक कारक हैं। प्रॉपर्टी पे किसका अधिकार है, उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट, जिसके पास अधिकार है उस अधिकार की वजह से प्रॉपर्टी के प्रोडक्शन पे अधिकार, प्रॉपर्टी पे अधिकार की वजह से सामाजिक स्तरीकरण जन्म लेता है, ऐसा कार्ल मार्क्स का मानना है। एक है गोम्प्लोइज, इनका मानना था कि कॉन्क्वेस्ट ऑफ वन ग्रुप बाय अनदर, जब एक समूह किसी दूसरे समूह को हरा देता है, जीत जाता है, तो उसकी वजह से सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बनता है। स्पेंगलर का मानना है कि सोसाइटी डिफरेंशिएट्स इन टर्म्स ऑफ फंक्शंस एंड पावर्स, जो हमारे कार्य अलग अलग हो रहे हैं समाज में, हम जो अलग अलग काम को परफॉर्म कर रहे हैं, सब लोग एक ही तरह के काम को नहीं कर रहे हैं, और उस वजह से उनके पास जो शक्ति आ रही है, तो इसी में जो अंतर है, किसी के पास कोई ऐसा कार्य कर रहा है कि उसके पास ज्यादा शक्ति है तो वह उच्च हो गया, कोई ऐसा कार्य कर रहा है जिसके पास शक्ति नहीं है वो उससे निम्न हो गया। तो स्पेंगलर कहते हैं कि सोसाइटी में ये जो डिफरेंसेस हैं आपके कार्य करने की वजह से, आपकी शक्ति की वजह से, वही कारक है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का। और एक और कॉन्सेप्ट है रेशियल डिफरेंसेस का, इनका मानना है कि डिसिमिलरिटीज आल्सो लीड्स टू स्ट्रेटिफिकेशन। किसी भी प्रकार की असमानता, चाहे किसी भी स्तर पे, प्रॉपर्टी पे हो, पावर पे हो, जेंडर पे हो, कास्ट पे हो, किसी भी प्रकार की अगर असमानता है तो वह असमानता ही स्तरीकरण का कारक बनती है। ये रेशियल डिफरेंस है। जैसे तमाम सोसाइटी में आप अगर यूरोपियन कंट्री में चले जाए तो वहां पर जो व्हाइट है वो अपने को जो ब्लैक है उनसे सुपीरियर मानते हैं, ये डिसिमिलरिटी है। कारे गोरे का जो भेद है इसी की वजह से स्ट्रेटिफिकेशन काज हो सकता है। तो इस तरह से आप कुछ इसके ओरिजिन को समझ सकते हैं कि कुछ समाजशास्त्र में अलग अपने कॉन्सेप्ट दिए हैं। इसके बाद कुछ थ्योरीज हैं सामाजिक स्तरीकरण की, इसमें 4 प्रमुख थ्योरीज पे हम चर्चा करेंगे।
इसमें पहली थियरी है जिसको आप नेचुरल सुपरियरिटी थियरी कहते हैं, है ना, नेचुरल सुपरियरिटी थियरी। इट इज बेस्ड ऑन द डार्विनिज्म, डार्विन का सिद्धांत जिसको आप कहते हैं सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जिसको बाद में स्पेंसर ने भी उसी को आगे बढ़ाया। तो एक सिद्धांत है नेचुरल सुपरियरिटी की थियरी, ठीक है, जिसमें हम लोग डार्विनिज्म के आधार पर हर्बर्ट स्पेंसर की देखेंगे। दूसरा है फंक्शनलिस्टिक फंक्शनलिस्ट थियरी, जिसमें मेनली आप लोग सोशल सिस्टम की थियरी टार्गेट पार्सन की जानते हैं, उसके आधार पे कैसे स्ट्रेटिफिकेशन बनता है। और तीसरी थियरी है मार्क्सियन क्लास कॉन्फ्लिक्ट थियरी, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत जिसे हम कहते हैं, जिसको मार्क्स ने दिया था। सर्वहारा समूह और बुर्जुआ समूह के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं उसके आधार पर उन्होंने दिया था। और चौथी थियरी है जिसको मैक्स वेबर ने दिया था, मल्टीपल हायरार्कीज थियरी, ठीक है, जिसको बेबेरियन मल्टीपल हायरार्की थियरी कहते हैं, बहु सोपानमत सिद्धांत जिसको आप कहते हैं। तो ये चार थियरीज हैं जिसपे हम लोग अगले चरण पे चर्चा करेंगे। तो ये चार थियरीज हैं जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को बताती हैं कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कैसे इमर्ज होता है, सामाजिक स्तरीकरण कैसे बनता है। इसके लिए हम लोग नेक्स्ट टर्म पे चर्चा करेंगे। आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लोर करिएगा, सर्च करिएगा। अभी आज के प्रेजेंटेशन से किसी का कोई अगर प्रश्न हो तो हम लोग 5 मिनट में डिस्कस कर सकते हैं, बताइए। सर इसमें एक चीज मुझे समझ नहीं आ रही है कि इसमें जैसे स्ट्रेटिफिकेशन के हम बहुत सारे बेसिस देखते हैं, तो इसमें जैसे कोई भी एक फैक्टर हम से डिसाइड नहीं कर सकते ना कि ये स्ट्रेटिफिकेशन इसमें होगा कि नहीं होगा। क्योंकि जैसे जिसके पास प्रॉपर्टी है तो किसी के पास, मतलब अगर प्रॉपर्टी है तो वो कास्ट से नीचा है तो उसमें भी होगी स्ट्रेटिफिकेशन। और जिसके पास ये सारी चीजें मतलब कोरिलेट है ना एक दूसरे से, अलग एक ही फैक्टर पे डिपेंडेंट नहीं है स्ट्रेटिफिकेशन। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि दो आधार हैं, बायोलॉजिकल बेस है और सोशियो कल्चरल बेस है। लेकिन किसी भी वजह से, चाहे जैविकी आधार पे उच्चता निम्नता का भाव है या संबंध है, या सामाजिक सांस्कृतिक आधार पे उच्चता निम्नता का जो संबंध है, इसी की वजह से सर्टिफिकेशन का जो रहा, कोई एक कारक नहीं है। हो सकता है कि बायोलॉजिकल बेसिस अल्टीमेटली बाद में फिर सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट को भी काज करता हो। जैसे जेंडर की भी हमने आपसे बात करी है, तो जेंडर, लेकिन सोसाइटी जो हमारी सोसाइटी पेट्रियार्कियल है, मैट्रियार्कियल है, इस आधार पे आप उसकी उच्चता निम्नता को डिसाइड करते हैं। तो एक ये आधार उनका, इनका कह सकते हैं इंटरेक्शन है, सोशियो कल्चरल और बायोलॉजिकल बेसिस का इंटरेक्शन है। सर एक चीज और, और किसी का, जैसे इसमें आपने बताया बायोलॉजिकल में ये सारी चीजें आ जाएगी, एज, जेंडर, तो जेंडर को तो हम एक सोशल कंस्ट्रक्ट मानते हैं ना, तो बायोलॉजिकल में कैसे आएगा फिर? नहीं वो जेंडर का मतलब हम सोशल कंस्ट्रक्ट ठीक है, मतलब यहाँ पर सेक्स से है ना जेंडर। हम इन यहाँ पर जो जेंडर है वो सेक्स से है, जो बायोलॉजिकली बनते हैं, है ना, मदर फादर की वजह से जो जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जैसे होता है, मेल सेक्स के तरीके या फीमेल सेक्स के तरीके या ट्रांसजेंडर के तरीके, हम उसकी बात कर रहे हैं। जेंडर इन रेफरेंस टू, हमने बात वहां पे सेक्स होना चाहिए कायदे से। यस सर, थैंक यू सर। और किसी का कोई बात?